सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग जानते हैं कि सीटेट की परीक्षा बिल्कुल निकट है। दोस्तों, आप लोगों की तैयारियां लगातार अच्छी चल रही होंगी और आप लोगों के सामने जिस प्रकार से मैं वीडियो सेशन ले कर आता रहता हूं दोस्तों, सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र है इसके ऊपर लगभग 21 वीडियोज़ बना चुका हूँ दोस्तों इससे पूर्व। और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करी होगी, इस तरीके की शुभकामनाएं आप लोगों के लिए करता हूं। तो आज की इस वीडियो में सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत स्पेशल क्वेश्चन लेके आ रहा हूं दोस्तों, 30 क्वेश्चन जो कि आप लोगों को परीक्षा से पूर्व देखने ही चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन यहां पर लाए गए हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो जरूर लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आ रहा है कि किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। ठीक है, तो कौन सा वो पुरातात्विक स्थल है जहां पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। तो यहां पर ऑप्शन है इनाम गांव, मेहरगढ़, बुर्जोहोम या भीमबेटका। तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर की ओर सिर करके जो दफनाया जाता था वो दफनाया जाता था महाराष्ट्र के इनाम गांव में। याद रखेंगे, इनाम गांव में मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं। तो संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहा जाता है? भारत आर्य, भारत यूरोप, भारत यूनान या भारत अरब। तो आर्य लोगों ने यहाँ पर संस्कृत का प्रचलन किया था दोस्तों, तो भारत आर्य। ठीक है, भारत आर्य यानी कि जो आर्य सभ्यता यानी कि वैदिक सभ्यता थी उस समय संस्कृत का उद्भव हुआ है। तो भारत आर्य परिवार की भाषा कहा जाएगा संस्कृत को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा का निम्नलिखित में से क्या कारण बताया है? ठीक है, कि इच्छाओं की जो तृष्णा का क्या कारण बताया गया है बुद्ध के द्वारा। ठीक है ना, जो इच्छाएं होती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन है पिपासा, तन्हा, तृष्णा या फिर तीव्र इच्छा। तो दोस्तों, इच्छाओं की जो तृष्णा के लिए जो बुद्ध द्वारा बताया गया है वो बताया गया है तृष्णा ही बताया गया है दोस्तों। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है, लालसाओं की इच्छा के लिए जो चीज होती है उसको कहा जाता है तृष्णा। ठीक है, तृष्णा तू न गई मेरे मन से। ठीक है, तो याद रखेंगे तृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रक्षक मेखला डैश की एक विधि है। तो यहाँ पर ऑप्शन है जल संरक्षण, मृदा निर्माण, मृदा संरक्षण या बागानी। तो रक्षक मेखला दोस्तों याद रखेंगे मृदा संरक्षण की एक क्या है? विधि है। ठीक है, रक्षक मेखला दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक डैश पुरा स्थल है। किस प्रकार का पुरा स्थल है? पुरा पाषाणिक, नवपाषाणिक, सूक्ष्म पाषाणिक या महापाषाणिक। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में है और ये पूरा पाषाणिक पुरा स्थल है दोस्तों, पूरा पाषाण काल का स्थल है दोस्तों। ठीक है, पूरा पाषाण काल याद रखेंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से, उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? इसकी बिक्री की ब्रांडिंग करने इसकी बिक्री की ब्रांडिंग करने से है उत्पादों की ब्रांडिंग करना। बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे भिन्न करता है, उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है और उपभोक्ताओं को खुदरा मूल्य पर छूट मिलती है। तो उत्पादों की जो ब्रांडिंग करने से दोस्तों क्या होता है? उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बन जाता है। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रांडिंग इसीलिए की जाती है उत्पादों की क्योंकि उपभोक्ताओं के लिए ये आकर्षक बना रहे। ठीक है, इसलिए उस पर ब्रांडिंग की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो किस खंड को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? नीति निषेध सिद्धांतों से संबंधित खंड, मौलिक अधिकारों से संबंधित खंड, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीति से संबंधित खंड या संविधान की प्रस्तावना। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो अंतरात्मा कहा जाता है वो संविधान की प्रस्तावना को ही कहा जाता है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, यद्यपि भारतीय संविधान की आत्मा कहा था भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को, जिसमें कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी कहते हैं। ठीक है, उसे भी संविधान की आत्मा कहा गया है भीमराव अंबेडकर के शब्दों में। लेकिन संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? अंतरात्मा संविधान की प्रस्तावना को भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लोकसभा के लिए
कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर है एक भी नहीं, 4, 2 या 12। याद रखेंगे दोस्तों, जो लोकसभा होती है उसमें 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग मनोनीत हो सकते हैं, जिनको कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, तो वो होते हैं 2। ठीक है, याद रखेंगे 2। और राज्यसभा में कितने हो सकते हैं मनोनीत? तो 12 सदस्य हो सकते हैं, जो कि कला, विज्ञान, लोक संस्कृति, खेल, इन चीज़ों से जुड़े हुए होते हैं दोस्तों। और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग मनोनीत होते हैं दोस्तों। तो ये इसका आंसर हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है। ठीक है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह, तो सरकार एवं इसके कार्यों की चर्चा अक्सर अतिवादी विचारों की तरफ ले जाती है, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह इस पर किसी भी वाद विवाद अथवा चर्चा से बचे, सरकार के तौर तरीकों की आलोचना करे, न्यायिक सक्रियता के लिए दलील दें, उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंत क्रियाओं का आयोजन करे, वस्तुनिष्ठ क्रियाओं का आयोजन करे उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कि शिक्षक को क्या चाहिए? उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ अंतः क्रियाओं का आयोजन करे दोस्तों। ठीक है, तो अतिवादी नहीं बनना है, तो शिक्षक को हमेशा उपदेशात्मक क्रियाओं की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ क्रियाओं का आयोजन करना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए को बढ़ाने के सर्वोत्तम है? ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन से सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधियों पर बिताए गए समय को बढ़ाने के सर्वोत्तम कार्य है? तो सप्ताह में 3 बार गृह कार्य देना, नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना देना, रुचि बनाए रखने हेतु दिए जा रहे व्याख्यान से अधिक नई सामग्री रखना, या ठीक पाठ योजना के व प्रत्येक गतिविधि के लिए समय का पालन करना। तो यहाँ पर जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आ रहा है कि हमने सामाजिक विज्ञान के शिक्षार्थियों के शैक्षिक गतिविधि पर बिताए गए समय को बढ़ाने के लिए जो सर्वोत्तम जो उपाय किया है, उसके लिए सबसे अच्छा है कि नए विषयों पर उन पर चर्चा करने से पहले सभी शिक्षार्थियों को अलग अलग परियोजना दें। ठीक है, ताकि वो लोग अपने ढंग से गतिविधि कर सकें। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है? तो न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है दलीलों के आधार पर, दिए गए शुल्क के आधार पर, सबूतों के आधार पर, या तहकीकात के आधार पर। तो हमेशा जो न्यायाधीश जो मुकदमे का जो निर्णय देगा दोस्तों, वो सबूतों के आधार पर दिया जाता है। ये चीज सर्वविदित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? तो कौन सा पंथ है जिस पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? यहाँ पर है वेंकटेश्वर पंथ, जगन्नाथ पंथ, विश्वनाथ पंथ या अमरनाथ पंथ। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो आदिवासी प्रभाव जो सबसे ज़्यादा परिलक्षित हुआ है वो हुआ है जगन्नाथ पंथ में। ठीक है, जगन्नाथ पंथ में आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है, क्योंकि उड़ीसा का जो जगन्नाथ मंदिर है, ठीक है, तो वहाँ पर पहले आदिवासियों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। तो जगन्नाथ पंथ में आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दस्त, पेचिश, हैजा या हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है कैसे? स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, या सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर। तो देखिए दोस्तों, दस्त हो गया, पेचिश हो गया, हैजा हो गया, ये पानी से होने वाले रोग होते हैं, अतः सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर इन बीमारियों को क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। तो सुरक्षित पेयजल इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक छात्रा भारतीय सैनिकों द्वारा कारगिल युद्ध में झेली कठिनाइयों के विषय में उत्सुक है। ठीक है, वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेती है जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? वो सैनिक जिन्होंने कारगिल के युद्ध में हिस्सा लिया था, तो ये सैनिक क्या होंगे? गौण स्रोत, प्राथमिक स्रोत, वास्तविक बयान करने वाले, या आंतरिक स्रोत? क्योंकि इन्होंने हिस्सा लिया था, तो ये दोस्तों हमेशा जो पार्टिसिपेट करता है वो प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो ये सैनिक क्या हो जाएंगे? प्राथमिक स्रोत हो जाएंगे कारगिल युद्ध के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक कक्षा 7 के छात्रों को गहन अध्ययन यानी कि केस स्टडी के लिए प्रकरण देना चाहता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा एग्जाम्पल होगा? तो
गहन अध्ययन यानी कि केस स्टडी के लिए जो प्रकरण दिया जाता है वो इस तरीके का दिया जाता है कि जो आसानी से आपके आसपास मिल जाए। ठीक है, तो सबसे उपयुक्त ऑप्शन क्या होगा कि कौन सा प्रकरण देना चाहिए उसे। यहाँ पर है भूकंप, भारत की प्रमुख फसलें, भारत की पाए जाने वाले खनिज, या पृथ्वी की संरचना। तो देखिए दोस्तों, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा फसलें, क्योंकि फसलें लगभग हमारे पूरे देश में उगाई जाती हैं। तो फसलों के बारे में कहीं पर भी चर्चा करके उस पर केस स्टडी की जा सकती है। तो भारत की प्रमुख फसलें, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा किसके लिए, केस स्टडी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्य को ध्यान में रखा निगमन निकालना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो व्यक्तिगत चुनाव की तुलना में अवलोकन योग्य तथ्य को ध्यान में रखकर निगमन निकालना क्या कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है तर्कना, मुक्त संगत, आत्मकेंद्रितता, या सामाजिक बुद्धि उत्तेजना। तो याद रखेंगे दोस्तों, अवलोकन योग्य जो तथ्यों का निगमन निकाला जाता है उसे हमेशा कहा जाता है तर्कना। ठीक है, अवलोकन योग्य तथ्यों को जब ध्यान में रखकर निगमन नियम निकाला जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तर्कणा कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षार्थी वह चर्चा आरंभ करते हैं कि विद्यालय के निकट मोबाइल टावर लगना चाहिए कि नहीं। एक छात्रा कहती है कि टावर से निकलने वाला विकिरण छात्राओं को बीमार कर देगा। एक और छात्रा कहती है कि उसने समाचारों में सुना है कि मोबाइल टावर मनुष्यों को बीमार नहीं करते हैं। एक शिक्षिका के नाते आप क्या करेंगे। छात्राओं को स्थानीय प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना देने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे कि जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके। इस विषय पर कक्षा में एक संरचनात्मक बहस का आयोजन करवाएंगी। कक्षा में इस स्थिति को जानने के लिए पक्ष विपक्ष का चुनाव कराएंगी। तो देखिए दोस्तों, ये इस पर सबसे अच्छा ये होगा कि छात्राओं को इस स्थिति पर साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे, जिससे वह स्थिति का वस्तुनिष्ठ आकलन कर सके कि मोबाइल टावर से बीमारी फैलती है या फिर नहीं फैलती है। तो आंसर आपका ये बन जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों। ठीक है, तो साक्ष्य एकत्रित करने के लिए अभिप्रेरित करेंगे एक शिक्षक होने के नाते दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि इसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सकें कि लोकतंत्र की जड़ें भारत में हैं। प्राचीन भारत में गणतंत्र फल फूल रहा था। उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे पुराना संविधान है। तो संविधान पर चर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि उसकी चर्चा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए। तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में की जाए ताकि छात्र जागरूक हो सके। इसके लिए दोस्तों उपनिवेश के विरुद्ध संघर्षों का इस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, कि उपनिवेशों के विरुद्ध जो संघर्ष किया है भारतीयों ने, उसका इस संविधान पर क्या पड़ा है, गहरा प्रभाव पड़ा है। ठीक है, तो ये चर्चा महत्वपूर्ण ज़्यादा मानी जाएगी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका, थर्ड आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का उद्देश्य होना चाहिए कि। तो विषय वस्तु का उद्देश्य क्या होना चाहिए। छात्रों को विश्व में होने वाली घटनाओं से परिचित करवाया जाए। छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का आलोचनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए। छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए। विकसित देशों के बारे में जानकारी दी जाए। तो यहाँ पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु के उद्देश्य की बात पूछी जा रही है, और उद्देश्य में सबसे पहली बात तो यही है दोस्तों कि छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थ का अवलोकनात्मक और अन्वेषण खोज एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाया जाए, तभी जाकर के सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु का उद्देश्य पूरा हो सकता है। तो छात्रों को परिचित सामाजिक यथार्थों का अवलोकनात्मक अन्वेषण एवं उन पर प्रश्न उठाकर जागरूक बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य होता है सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किन विषयों से ली जानी चाहिए। तो किन विषयों से ली जानी चाहिए सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु। इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र व अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल, और आपदा प्रबंधन, इतिहास, राजनीति शास्त्र व मूल्यपरक शिक्षा। तो देखिए दोस्तों, याद रखिए 2005 के अनुसार जो उच्च प्राथमिक स्तर में सामाजिक विज्ञान की जो विषय वस्तु ली जाने की बात की गई थी, उसमें की गई थी पर्यावरण विज्ञान,
इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल की। ठीक है, यद्यपि नागरिक शास्त्र का नाम चेंज कर दिया गया है, राजनीति शास्त्र हो चुका है। ठीक है, पर पर्यावरण विज्ञान भी उसमें शामिल है और पर्यावरण विज्ञान ईवीएस बन जाता है प्राथमिक स्तर पर। तो पर्यावरण विज्ञान, इतिहास, नागरिक शास्त्र व भूगोल को राष्ट्रीय पाठ्याचर्य का प्रारूप जो 2005 का था, एनसीएफ 2005 में, उसमें सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में इन विषयों से ली जाने की बात की गई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में समय रेखा सबसे उपयुक्त होगी? ठीक है, तो समय रेखा का सबसे उपयुक्त संदर्भ कहां पर सही होगा? किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में, किसी शासक की उपलब्धियों की व्याख्या करने में, दो राजवंशों की तुलना करने में, या प्राचीन भारत के शिक्षण में। तो देखिए दोस्तों, समय रेखा सबसे अधिक उपयुक्त होगी जब हम किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं कि 1530 से 1590 तक ये राजवंश चला, तो समय रेखा सबसे उपयुक्त होगी किसी राजवंश का सारांश प्रस्तुत करने में। सबसे बेस्ट रहेगी समय रेखा का संदर्भ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिंग समाजीकरण का अर्थ है। लिंग समाजीकरण से रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो लिंग समाजीकरण का अर्थ है परिवार लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। तो यही है आपका लिंग समाजीकरण कि परिवार लड़कों की तुलना में लड़कियों के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो वहां पर लिंग समाजीकरण होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विभिन्न देशों में भूमि उपयोग को दर्शाने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? ठीक है, तो विभिन्न देशों की भूमि उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोग में क्या लाया जा सकता है? फ्लो चार्ट, समय रेखा चार्ट, तुलनात्मक चार्ट या वेन आरेख। तो याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि विभिन्न देशों की भूमियों के उपयोग, भूमि उपयोग को दर्शाना है, तो कहीं ना कहीं हम उस पर क्या करेंगे? तुलना करेंगे। इसलिए यहां पर तुलनात्मक चार्ट सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक अपनी पाठ्य योजना में छात्र मौर्य वंश की पतन के कारणों को बता सकेंगे। अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता लिखती है, यह उद्देश्य किसके अंतर्गत आएगा? ठीक है, तो वो उद्देश्य लिख रहा है छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे। ठीक है, पाठ्य योजना में, तो ये किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों? अगर आपने तरीके से बीएड कर रखा होगा, लेसन प्लान बनाए होंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध या संश्लेषण। तो छात्र पतन के कारणों को बता सकेंगे, अगर बता सकेंगे इसका मतलब उनको बोध हो चुका है उस चीज का, तो ये आएगा अवबोध के अंदर दोस्तों। ठीक है, छात्र मौर्य वंश के पतन के कारणों को बता सकेंगे, यानी कि कंप्लीट मौर्य वंश के पतन के बारे में बता दिया है, तो अवबोध, बोध हो चुका है बच्चे को, तो बता सकेंगे, अवबोध इसके अंतर्गत आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं? किसके अतिरिक्त सृजनात्मक चिंतन के सभी लक्षण हैं? दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने की सामर्थ्य, विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण, किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील व लचीली विधि का उपयोग, अर्थपूर्ण व विचारशील निर्णय लेने की क्षमता। तो देखिए दोस्तों, अर्थपूर्ण और विचारशील निर्णय लेने की क्षमता, या किसी समस्या को हल करने हेतु कल्पनाशील और लचीली विधि का उपयोग करना, और विभिन्न स्रोतों से संश्लेषण करना, ये सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ठीक ठीक उत्तर दे रहा है तो वो सृजनात्मक चिंतन का लक्षण होगा। ठीक है ना, हर बार सृजनात्मक चिंतन हो सकता है रट्टू हो सकता है, और इसलिए वो हर बार सही आंसर दे देता है। तो सृजनात्मक चिंतन का ये अभिलक्षण नहीं है कि दी गई समस्या के लिए सदा ठीक ठीक उत्तर देने के सामर्थ्य हो। ठीक है, तो ये आपका सृजनात्मक चिंतन के अभिलक्षण में अंतर्गत नहीं आएगा, बाकी आपके आ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है। तो मानचित्र के अंतर्गत किसी स्थान को दर्शाना संबंधित है ज्ञान से, अनुप्रयोग से, समझ से या कौशल से। तो मानचित्र में किसी स्थान को दर्शाना अगर कोई दर्शा पा रहा है तो उसे कहेंगे कौशल, उसको जोड़ेंगे उसके कौशल से। तो मानचित्र पर किसी स्थान को दर्शाना संबंधित होता है कौशल से दोस्तों, कौशल, कौशलात्मक ज्ञान। ठीक है, तो कौशल से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बच्चों को कानून का बहुत कम अनुभव होता है, इसलिए कानून पर परिचर्चा करते समय यह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक कानून के सभी पहलुओं को सुस्पष्ट करें, परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दें, केवल बाल अपराध से संबंधित मामलों की चर्चा करें, या कानून के प्रति डर पैदा करें। तो कानून
पर परिचर्चा करते समय शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है कि वो परिचित संदर्भों से अधिक उदाहरण दे। जो परिचित संदर्भ पता है उनके बारे में अधिक से अधिक एग्जाम्पल दिए जाएं, तभी जाकर के बच्चों में क्या होगा, कानून का अनुभव हो पाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी ऑप्शन यहाँ पर नेगेटिव टाइप के हैं, इसलिए परिचित संदर्भों में अधिक से अधिक उदाहरण दिए जाएं ताकि परिचर्चा हो सके और बच्चों को कानून का अनुभव भी मिल सके दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग में लाई जानी चाहिए। तो शिक्षिका द्वारा कक्षा में प्रभावशील होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि लाई जानी चाहिए। तो विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना, प्रत्येक सोमवार को परीक्षा लेकर छात्रों का ज्ञानवर्धन करना, धीरे सीखने वाले विद्यार्थियों के विश्वास को बढ़ाने हेतु ढीले ढंग से ग्रेड्स देना, या माता पिता को बच्चे की शिक्षा में सम्मिलित करने हेतु गृह परियोजना देना। तो देखिए दोस्तों, प्रभावशील बनाने के लिए सबसे अच्छा उपयोग क्या है कि विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी अध्यापक के लिए सामाजिक विज्ञान की कक्षा में। अगर आप सामाजिक विज्ञान की कक्षा को प्रभावशील बनाना चाहते हैं तो विचारोत्तेजक व रुचिपूर्ण गतिविधियों द्वारा शिक्षार्थियों का विषय के प्रति आकर्षण बढ़ाना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को याद करना तथा सभी शिक्षार्थियों के लिए परीक्षा के तनाव को कम करना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। सीखने वाले को श्रेणीबद्ध और लेबल करना, ये भी नहीं हो सकता है। शिक्षार्थियों के बीच सामाजिक अंतर को उजागर करना, सामाजिक अंतर को कभी उजागर नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थियों को प्रतिक्रिया देना और उनके लिए मानक स्थापित करने के लिए प्रयास करना, तो बिल्कुल ये सही है दोस्तों। मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य कि शिक्षार्थियों को प्रतिक्रिया देना, कि उनका जब मूल्यांकन हो जाता है तो उसके बाद हम उन्हें प्रतिक्रिया देंगे कि कहाँ उनसे क्या अच्छा हुआ है और क्या गलत हुआ है। ठीक है, और उनके लिए एक मानक स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। यही मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य होता है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण सबसे अधिक उपयोगी हैं। तो सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है मॉडल, संग्रहालय, श्रव्य दृश्य माध्यम या रेखा चित्र उपकरण। तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, सामाजिक विज्ञान हो या फिर कोई अन्य सब्जेक्ट हो, सबसे ज़्यादा जो उपयोगी टीएलएम होते हैं वो हमेशा श्रव्य दृश्य माध्यम ही होता है दोस्तों। ठीक है, श्रव्य दृश्य माध्यम, ऑडियो वीडियो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों अपने आप में ये क्वेश्चन भी। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और ये भी आशा करता हूँ कि यहाँ से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने इससे पूर्व की वीडियोज़ नहीं देखी हैं दोस्तों और आप लोगों का पेपर बिल्कुल नज़दीक है, तो आप पूरी प्ले लिस्ट में जा कर के 20 से 21 जो वीडियोज़ मैंने बना चुका हूँ इससे पूर्व, उनको भी देखिएगा। आपका समय शुभ हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक जय हिंद, जय भारत।